नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी संसद में चौतरफा घिरी मोदी सरकार की, महाकुंभ व्यवस्थाओं पर उठते सवालों की। देखेंगे दिल्ली में एमसीडी चुनाव पर शुरू हुए सियासी घमासान को, मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष के दबाव में आई बीजेपी को, किसानों के नए प्लान को और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे ट्रेड पॉलिसी पर ट्रंप के नए फैसले से भारत पर मंडराते संकट को। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस। फ्रांस के 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी एआई शिखर सम्मेलन की करेंगे सह अध्यक्षता। दिल्ली चुनाव में आपकी हार पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का बयान, बोले गठबंधन में अहंकार नहीं होना चाहिए, आप कांग्रेस दोनों हार के जिम्मेदार। आंध्र प्रदेश के तिरुपति लड्डू विवाद में सीबीआई ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जांच में खुलासा, घी सप्लाई का टेंडर लेने डेयरी मालिक ने फेक डॉक्यूमेंट बनाए। कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी पर एफआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात पुलिस पर उठाए सवाल, कहा पुलिस ने कविता समझने में गलती की, कविता पोस्ट करने का मामला। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आज से शुरू हुआ एरो इंडिया 2025 का आयोजन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन, बोले एरो इंडिया का ये महाकुंभ अनुसंधान का कुंभ है। और अब खबरें विस्तार से और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद के बजट सत्र में हर दिन की तरह आज भी माहौल गरमाया रहा। अमेरिका से निर्वासित किए गए भारतीयों के मुद्दे और महाकुंभ में भगदड़ के मामले पर विपक्ष बीजेपी सरकार पर हमलावर है। ऐसे में एक तरफ जहां विपक्ष के हंगामे को देखते हुए सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेर लिया। इस तरह संसद में मोदी सरकार चौतरफा गिर गई है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। संसद के बजट सत्र के 7वें दिन भी विपक्ष ने कई मुद्दों पर मोदी सरकार से सवाल किए। इस दौरान संसद के दोनों सदनों में अमेरिका से निर्वासित किए गए भारतीयों और महाकुंभ में हुई भगदड़ पर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी भी की। ऐसे में संसद के दोनों सदनों में जारी बवाल को देखते हुए संसद की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसी के साथ संसद में मोदी सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने राज्यसभा में जातीय जनगणना कराने की मांग मोदी सरकार से कर दी। सोनिया गांधी ने जोर देते हुए कहा कि पहले ही इसे कराने में देरी हो चुकी, सरकार इसमें और देरी नहीं करे। इसी के साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का जिक्र करते हुए सोनिया गांधी ने कहा इस कानून के लिए जातिगत जनगणना होना बहुत जरूरी है। सोनिया गांधी ने कहा ये कानून 2013 में यूपीए सरकार के समय आया था, जिसने कोविड काल में लोगों को अनाज उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने सरकार से मांग की सरकार जितनी जल्दी हो सके जनगणना कराए, ताकि जरूरतमंद लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके। सोनिया गांधी ने आगे कहा इस अधिनियम ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए आधार प्रदान किया। एनएफएसए के तहत ग्रामीण आबादी का 75% और शहरी आबादी का 50% सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का हकदार है। हालांकि लाभार्थियों के लिए कोटा अभी 2011 की जनगणना के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जो अब तक 1 दशक से ज्यादा पुराना हो चुका है। ऐसे में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की जातिगत जनगणना पर सवालों के बाद अब कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने भी मोदी सरकार को इस मुद्दे पर घेर लिया है, वो भी ऐसे वक्त में जब मोदी सरकार महाकुंभ पर पहले ही विपक्ष के निशाने पर है। उधर महाकुंभ हादसे पर मोदी सरकार को घेरते हुए आप सांसद संजय सिंह ने भी इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की। इसी के साथ संसद में मोदी सरकार ने न्यू इनकम टैक्स बिल भी पेश कर दिया है, जिसकी चर्चाएं इस वक्त जोरों पर की जा रही है। हाल ही में मौनी अमावस्या के दौरान महाकुंभ में भगदड़ मामले पर घिरी योगी सरकार की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल संगम स्नान के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु कुंभ पहुँच रहे हैं, लेकिन भीड़ को काबू न कर पाने को देखते हुए योगी सरकार और उसका पुलिस प्रशासन फेल साबित हो गया है। ऐसे में महाकुंभ व्यवस्थाओं पर विपक्ष ने योगी सरकार पर हमला बोल दिया है। पूरी खबर क्या है देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ पर जिस तरीके से यूपी की योगी और मोदी सरकार का प्रचार प्रसार जोरों शोरों से किया जा रहा है, उस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि प्रचार प्रसार के इतर महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर योगी सरकार की हर दिन पोल खुल रही है। महाकुंभ में इस वक्त जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है। लोग संगम स्नान के लिए भारी संख्या में प्रयागराज पहुँच रहे हैं। ऐसे में प्रयागराज के सभी एंट्री मार्गों पर भीषण जाम की हालत बनी हुई है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु 10 से 15 किलोमीटर तक के जाम में घंटों फंसे हुए हैं। भूख प्यास से परेशान लोग जाम खुलने का इंतजार कर रहे हैं। लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, जौनपुर और रीवा की ओर से प्रयागराज आने वाले सभी रास्तों पर गाड़ियां रेंग रही है। इसको लेकर कई वीडियो सोशल मीडिया पर भी सामने आ रहे हैं, जो बता रहे हैं कि कुंभ पर भारी भरकम चाक चौबंद और सुगम व्यवस्थाओं का दम भरने वाली योगी सरकार महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर बुरी तरह फेल साबित हुई है। ऐसे में विपक्ष योगी सरकार पर बुरी तरह से हमलावर हो गई है। बता दें खकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ पर योगी सरकार के साथ ऐसे वक्त में सवाल उठे जब हाल ही में 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर मची भगदड़ से 50 से ज्यादा लोगों की जान खराब व्यवस्थाओं के चलते गई। इस मुद्दे पर पहले ही बीजेपी सरकार सड़क से संसद तक घिरी हुई है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने महाकुंभ में भगदड़ के मुद्दे पर चर्चा के लिए नियम 267 के तहत राज्यसभा में नोटिस जारी कर दिया है। इसके अलावा सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर योगी सरकार पर निशाना साधा।
उन्होंने लिखा, महाकुंभ में फंसे करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए तुरंत आपातकालीन व्यवस्थाएं की जाए। उत्तर प्रदेश सरकार असफल हो चुकी है, वो अहंकार से भरे झूठे विज्ञापन में ही दिख रही है, लेकिन सच में जमीन पर नदारद है। ऐसे में महाकुंभ पर एक के बाद एक योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अब राज्य में होने वाले एमसीडी के उपचुनाव पर सभी राजनीतिक दलों की निगाहें टिकी हुई है। दिल्ली चुनाव में आपकी हार के बाद ये उपचुनाव काफी अहम माना जा रहा है। तो एमसीडी उपचुनाव को लेकर क्या है आम आदमी पार्टी का प्लान, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद अब बीजेपी की नजरें दिल्ली नगर निगम के चुनाव पर है। दिल्ली में जीत के बाद अब एमसीडी में भी बीजेपी का पलड़ा भारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अप्रैल में दिल्ली नगर निगम के मेयर के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी हर सूरत में ये चुनाव जीतना चाहती है, जिसको लेकर दिल्ली में एक बार फिर सियासी पारा हाई हो गया है। पहले ही दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को करारी मात खानी पड़ी है। 1998 के बाद सत्ता में लौटी बीजेपी ने डबल इंजन सरकार बना ली है, लेकिन असली मिशन दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की सत्ता से बेदखल होते ही आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली के नगर निगम पर अपने वर्चस्व को बचाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ ही नगर निगम के समीकरण भी बदल गए हैं। केंद्र की सत्ता पर बीजेपी पहले से ही हावी है और अब दिल्ली में सरकार बनाने के बाद अगला टारगेट दिल्ली नगर निगम बन गया है। आपको बता दें, दिल्ली नगर निगम में पार्षदों की कुल संख्या 250 है। इसके अलावा दिल्ली के 7 लोकसभा और 3 राज्यसभा सांसद और 14 विधायक मेयर के लिए वोट डालते हैं। अभी की संख्या के हिसाब से बीजेपी के 120 पार्षद हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के 124 पार्षद हैं। हालांकि बीजेपी के 8 पार्षदों ने विधानसभा चुनाव लड़ा और वो सभी चुनाव जीत गए। दिल्ली चुनाव के नतीजों का सबसे पहला इफेक्ट नगर निगम पर पड़ता दिख रहा है। 2022 में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के हाथों से दिल्ली नगर निगम छीन ली थी, लेकिन 2.5 साल के बाद सियासी समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। दिल्ली के 11 नगर निगम पार्षद विधानसभा चुनाव जीतने में सफल रहे, जिसके चलते जल्द ही उनकी सीटों पर चुनाव होंगे। ऐसे में बीजेपी नगर निगम उपचुनाव में क्लीन स्वीप करने में कामयाब रहती है तो आम आदमी पार्टी के हाथों से दिल्ली के बाद एमसीडी भी निकल जाएगी। राजनीतिक जानकारों की माने तो बीजेपी इस पर जोरों शोरों से काम कर रही है कि कैसे भी करके डबल इंजन से ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली में बनाई जा सके। बताते चले, दिल्ली में मेयर का पिछला चुनाव नवंबर 2024 में हुआ था, लेकिन कार्यकाल केवल 5 महीने का है। तब आपके महेश खिंची बीजेपी के किशन लाल से केवल 3 वोटों से ही जीत पाए थे। खिंची को 133 और किशन लाल को 130 वोट मिले थे, जबकि 2 वोट अवैध हो गए थे। कुल 263 वोट डाले गए थे। बीजेपी के पास तब 113 पार्षद थे, उसे एक विधायक और 7 सांसदों का भी समर्थन था, यानी कुल संख्या 121 थी। उधर आपके कुल 141 वोटर थे, जिनमें 125 पार्षद, 13 विधायक और 3 राज्यसभा सांसद थे, जबकि कांग्रेस के पास 8 पार्षद थे। कांग्रेस के पार्षदों ने चुनाव का बहिष्कार किया था। इस तरह दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बाद नगर निगम चुनाव को लेकर हलचल बढ़ने लगी है। मणिपुर में पिछले 20 महीनों से जारी हिंसा पर घिरी एन बीरेन सिंह की सरकार ने आखिरकार इस्तीफा दे ही दिया। बीते दिन रविवार शाम को सीएम एन बीरेन सिंह ने राज्यपाल अजय भल्ला को अपना इस्तीफा सौंप दिया, लेकिन मणिपुर में अभी भी हालात जस के तस बने हुए हैं। इस बीच सवाल खड़े हो रहे हैं कि अचानक बीरेन सिंह ने इस्तीफा क्यों दिया और आगे राज्य में अगला सीएम कौन होगा। तो क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। पिछले 20 महीने से हिंसा और हत्या की घटनाओं की वजह से मणिपुर की चर्चा पूरे देश में हो रही है। विपक्ष से लेकर आम जनता तक मणिपुर की डबल इंजन सरकार की आलोचना कर रही थी। इस बीच राज्य में जारी इन वारदातों के बाद आखिरकार प्रदेश के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने पद से रविवार 9 फरवरी को इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें, ये इस्तीफा ऐसे वक्त में दिया गया है जब हाल ही में लोकसभा में कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी लगभग पूरी कर चुकी थी। ऐसे में एन बीरेन सिंह ने विपक्ष के दबाव में आकर पहले ही इस्तीफा दे दिया। बता दें, लगभग पिछले 2 सालों से मणिपुर में हालात जस के तस बने हुए हैं। यहाँ मेइतेई और कुकी समुदाय के बीच जारी लंबे संघर्ष के बीच लगातार सीएम से इस्तीफे की मांग जोर से की जा रही थी, लेकिन उन्होंने अब तक इस्तीफा नहीं दिया था और कहते रहे कि उनकी सरकार राज्य में शांति कायम करने की कोशिश लगातार कर रही है। लेकिन रविवार को अचानक वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले और फिर अपना इस्तीफा सौंप दिया। बताया जा रहा है कि राज्यपाल अजय भल्ला ने इस्तीफा स्वीकार करने के बाद नई सरकार के कार्यभार संभालने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में काम करने को कहा है। संभावना है कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व 1 या 2 दिन में नेतृत्व का फैसला कर लेगा। इस बीच गृह मंत्रालय ने सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने को कहा है। आपको बता दें, बीरेन सिंह पर राज्य में जारी हिंसा के चलते काफी दबाव था। विपक्षी पार्टियां भी लगातार एनडीए से इस मुद्दे पर सवाल पूछ रही थी। इस्तीफे को लेकर कुकी समुदाय की संस्था ITLF के प्रवक्ता गिज्जा वुलजोंग ने कहा, बीरेन सिंह ने मणिपुर विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव में हार के डर से इस्तीफा दिया है। दरअसल हाल ही में उनका एक ऑडियो लीक हुआ था, जिसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। ऐसे में अब भाजपा के लिए भी उन्हें बचाना मुश्किल लग रहा था। वहीं कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने एन बीरेन सिंह के इस्तीफे पर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हिंसा जानमाल के नुकसान के बावजूद पीएम मोदी ने एन बीरेन सिंह को पद पर बनाए रखा, लेकिन अब लोगों की तरफ से बढ़ते दबाव, सुप्रीम कोर्ट की जांच और कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव की वजह से एन बीरेन सिंह इस्तीफा देने को मजबूर हो गए। ऐसे हालातों में अब पीएम मोदी को तुरंत मणिपुर जाना चाहिए, वहां के लोगों से बातचीत करनी चाहिए और उनकी दिक्कतों को सुनना चाहिए।
बताते चले मणिपुर में 3 मई 2023 से कुकी मैतेई समुदाय के बीच जारी हिंसा में अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग विस्थापित भी हो चुके हैं। 2023 से अक्टूबर 2023 तक गोलीबारी की 408 घटनाएं दर्ज की गई। नवंबर 2023 से अप्रैल 2024 तक 345 घटनाएं हुई। मई 2024 से अब तक 112 घटनाएं सामने आई है। ऐसे में बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ा। हरियाणा और पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच खबर सामने आ रही है कि किसानों ने 14 फरवरी को सरकार से होने वाली बातचीत से पहले आंदोलन को तेज कर लिया है। इसके लिए उन्होंने एक प्लान भी तैयार किया है। बता दें, किसान नेता डल्लेवाल की हालत बिगड़ती जा रही है, जिस पर मोदी सरकार की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। तो क्या है किसानों का प्लान, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। लगभग 1 साल से भी ज्यादा वक्त से पंजाब और खनौरी पर बैठे किसानों का आंदोलन अब भी जारी है। इस बीच फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत 13 मांगों को लेकर आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत भी बिगड़ती जा रही है। जानकारी के मुताबिक डल्लेवाल की ज्यादातर नसें ब्लॉक हो गई है। बता दें, किसानों के समर्थन में डल्लेवाल पिछले 75 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। कहा जा रहा है कि अब उन्होंने मेडिकल सहायता लेना भी बंद कर दिया है। ऐसे में किसानों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इस बीच खबर है कि किसानों ने आंदोलन तेज करने का प्लान भी बना लिया है, वो भी ऐसे वक्त में जब किसानों की अपनी मांगों को लेकर 14 फरवरी को केंद्र के साथ बैठक होनी है। इस बीच किसानों ने फैसला लिया है कि अगर 14 तारीख को केंद्र की बनाई कमेटी के साथ वार्ता बेनतीजा रहती है तो 25 फरवरी को शंभू बॉर्डर से पैदल दिल्ली के लिए जत्था रवाना किया जाएगा। यानी कि एक बार फिर से दिल्ली कूच की तैयारी कर ली गई है। किसान नेता सरवर सिंह पंधेर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये फैसला लिया है। इसके अलावा किसानों ने 14 फरवरी से पहले 13 फरवरी को शंभू बॉर्डर पर किसानों की महापंचायत भी बुलाई है। इस दौरान किसान नेता सरवर सिंह पंधेर ने कहा कि महापंचायत में लाखों किसानों के पहुंचने की उम्मीद है। महापंचायत को लेकर एआरटी यानी एंटी राइट पुलिस की 2 टीमें इंचार्ज बलविंदर सिंह की अगुवाई में शंभू मोर्चे स्थल पर पहुंची। बताते चले 14 फरवरी को केंद्र सरकार के साथ होने वाली बैठक में राजनीतिक और गैर राजनीतिक दोनों तरह के संगठनों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है, जिसमें डल्लेवाल के शामिल होने की भी उम्मीद है। हालांकि पिछले 6 दिनों से डल्लेवाल का इलाज बंद है। ऐसे में ये देखना बाकी है कि वो बैठक में शामिल हो पाते हैं या नहीं, या फिर ये आंदोलन और बड़ा रूप लेता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों का असर देश दुनिया पर खासा देखने को मिल रहा है। अवैध प्रवासियों पर लिए गए सख्त एक्शन के बाद अब ट्रंप ने अपनी ट्रेड पॉलिसी को लेकर एक और बड़ा ऐलान कर दिया है, और जिससे पूरी दुनिया को चौंका दिया है, जिसका असर दूसरे देशों के साथ ही भारत पर भी देखने को मिलेगा। तो क्या है ट्रंप का नया फैसला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से सत्ता संभाली हो तब से वो एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। फिर चाहे वो थर्ड जेंडर खत्म करने की बात हो या मैक्सिको बॉर्डर पर इमरजेंसी लगाने की घोषणा हो या अवैध प्रवासियों को लेकर किया गया एक्शन हो, ट्रंप के फैसले ने सभी को चौंकाया है। इस बीच ट्रंप ने टैरिफ लगाकर ट्रेड वॉर की भी शुरुआत कर दी है। दरअसल ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला कर लिया है, जिसकी शुरुआत आज से हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की आर्थिक नीति बदलने की ठान रखी है। वो पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो ऐसा व्यापार करेंगे जिसका सीधा फायदा अमेरिका को होगा। ऐसे में कहा जा रहा है कि इस टैरिफ का असर देश दुनिया के साथ ही भारत पर भी देखने को मिलने वाला है। हालांकि राजनीतिक जानकारों की माने तो अमेरिका के इस नए फैसले का असर सबसे ज्यादा मैक्सिको और ब्राजील जैसे देशों को हो सकता है। वहीं कनाडा, वियतनाम और कोरिया जैसे देश भी इस लिस्ट में शुमार किए गए हैं। इसके अलावा भारत की बात करें तो भारत अमेरिका को सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम आयात करने वाला देश है। आंकड़े बताते हैं कि 2023 में भारत ने अमेरिका को 947.59 मिलियन डॉलर का एल्यूमिनियम इंपोर्ट दिया था। ट्रंप के इस फैसले पर यह समझना भी जरूरी है कि 2023 में भारत ने अपने हितों की रक्षा करने के लिए अमेरिका के साथ डील की थी। उस डील के तहत भारत से आने वाले 33,06,000 टन एल्यूमिनियम पर कोई टैरिफ नहीं लगाने का फैसला किया गया था। बता दें, उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन थे, लेकिन अब सत्ता में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं और वो टैरिफ लगाने के मामले में काफी सख्त माने जाते हैं, क्योंकि इस बात से हर कोई वाकिफ है कि ट्रंप अमेरिकी फर्स्ट पॉलिसी पर काम करते रहे हैं। उनकी हर योजना इसी मकसद से लाई जाती है, जिसका ताजा उदाहरण अमेरिका से अवैध प्रवासियों के मुद्दे से समझा जा सकता है। ऐसे में देखना होगा कि इसका असर भारत पर किस तरह से पड़ता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।